अस्सलामुअलैकुम। तो आज पढ़ेंगे लेंस लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। याद रखना, इससे पहले वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था ना, उसके अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला आया था, ये वाला, ठीक है, याद है ना। अब ये माइनस क्यों आया था, इस माइनस का रीज़न हमारे को लेंस लॉ बताएगा। सही है, चलो बात समझ आ गई। अच्छा, अब आपने लेंस लॉ को समझना है ना, तो बहुत आसान है, जस्ट ये दो डायग्राम समझ लेना, कॉन्सेप्ट का फील आ जाएगा। सही है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, सबसे पहले तो याद रखना लेंस लॉ बता क्या रहा है। लेंस लॉ आपको डायरेक्शन बता रहा है, किसकी? इंड्यूस ईएमएफ की और इंड्यूस करंट की। सुनो यहाँ पर देखो, हमने पढ़ा था ना, हमारे पास इंड्यूस्ड हो रहा था क्या? ईएमएफ या इंड्यूस करंट। अब इसकी डायरेक्शन क्या है? तो इसकी डायरेक्शन ही आपको लेंस लॉ बताएगा। अब समझ लेते हैं कि लेंस लॉ में कहा क्या जा रहा है। ये देखो यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट का फील ले लेते हैं, उसके बाद ये किताबी बातें भी समझ लेंगे। देखो भाई, लेंस लॉ आपके पास ये कहता है कि जो चीज़ इंड्यूस ईएमएफ को पैदा कर रही है, और उस सिचुएशन में इंड्यूस ईएमएफ और जो चीज़ पैदा कर रही है उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। बात समझ आई? बहुत आसान अल्फाजों में है। देखो, जो चीज़ इंड्यूस ईएमएफ को पैदा कर रही है, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन पैदा करने वाली चीज़ की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। अब इंड्यूस ईएमएफ को कौन पैदा कर रहा था? इंड्यूस ईएमएफ को पैदा कर रहा था, या इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था आपके पास किसकी वजह से? मैग्नेट की वजह से। तो जो मैग्नेट की डायरेक्शन है, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन उसके अपोजिट है। बहुत सिंपल है, देखो बहुत सिंपल हो गया। अब कंफ्यूज होने वाली तो बात खत्म हो गई है। मैंने क्या कहा? आपकी वो डायरेक्शन है जो मेरी डायरेक्शन है। इसका मतलब है जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हो। अगर मैंने ये वर्ड कह दिया कि आपकी वो डायरेक्शन है जो मेरी डायरेक्शन के अपोजिट है, तो इसका मतलब क्या? कि अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो आप उस तरफ जाओगे, है ना। बात क्लियर हो गई? तो यहीं पर ये बात है कि भाई आपके पास जो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी उस चीज़ के डायरेक्शन के जो उसे प्रोड्यूस कर रहा है। और इंड्यूस ईएमएफ को कौन प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेट। ठीक है, अब देखो मैग्नेट आ रहा है आपके पास इस तरफ, तो इंड्यूस ईएमएफ किस तरफ होगा? इस तरफ नहीं, इस तरफ, अपोजिट। अपोजिट क्यों? देखो, अब आप बोलोगे सर यहाँ तो आप उल्टी बात कर रहे हैं, ये अपोजिट तो नहीं हुआ। अपोजिट हुआ, जरा सुनो मेरी बात। ये मैग्नेट जो है वो कॉइल के करीब आ रहा है ना, आ रहा है, बात क्लियर हो गई। लेकिन इंड्यूस ईएमएफ कॉइल से दूर जा रहा है, अपोजिट हो गए ना एक दूसरे के। बस यही बात समझानी थी आपको। अब देखो होता क्या है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझो। ऊपर ऊपर की बातें तो समझ में आ गई। अच्छा, मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा तो वो भी आप देख लेना। होता ये है कि जब आपके पास, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर होती है? नॉर्थ से होती है आपके पास, नॉर्थ से निकलती है और आगे की तरफ जाती है। और इनवर्ट कहाँ होती है? साउथ से नॉर्थ। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड यूं आ रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यूं आ रही है। अब अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या होना चाहिए कि कॉइल में यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होने की वजह से नॉर्थ पोल आ जाना चाहिए। देखो आप इस बात को जानते हो ना कि जब आपके पास कॉइल में, कंडक्टर में करंट मूव करता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है सर्कुलर फॉर्म में। ये बात आप पढ़ चुके हो। तो जब आपका मैग्नेट इस कॉइल के आगे पीछे मूव कर रहा है, इसके आगे पीछे मूव करने की वजह से क्या हो रहा है? फ्लक्स में चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट से। सिंपल अल्फाजों में कहें तो आपके पास इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब अगर इसमें करंट है तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो अब उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर नॉर्थ होगी। तो जब यहाँ भी नॉर्थ होगा, यहाँ भी नॉर्थ होगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अपोज करेंगे ना। यही तो लेंस भाई कह रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन आएगी। तो ये आपकी डायरेक्शन आ गई, एंटी क्लॉकवाइज होगा, याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। चलो, ये सिचुएशन तो वो हो गई जब आपका मैग्नेट करीब आ रहा है। व्हाट अबाउट जब मैग्नेट दूर जा रहा होगा? उसको भी देखते हैं। अच्छा, डायरेक्शन बना लो, डायरेक्शन ऐसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगी डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे आपका जो है वो कॉइल घूम रहा होगा, यूं यूं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा होगा। अगर मैं इसको इस तरह बना दूं तो ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। अभी मैंने ये वाला साइकिल बनाया है, ठीक है, ये वाला साइकिल बनाया, घुमाओगे तो ये उस तरह ऊपर की तरफ आ जाएगा। बात समझ आ गई? अब यहाँ पर आपके पास क्या होगा? यहाँ पर आपके पास डिफ्लेक्शन होगी, शो
वोल्ट मीटर के अंदर। चलो ये बात समझ आ गई। अब जब आपने मैग्नेट को दूर लेके जाओगे तो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन कहाँ होगी? कॉइल की तरफ। ये तो टॉम एंड जेरी वाला शो नहीं हो गया कि अगर जेरी इस तरफ जा रहा है, मतलब टॉम इस तरफ आ रहा है तो जेरी उसके अपोजिट जा रहा होगा ताकि टॉम से बच जाए। ठीक है, यहाँ भी वही काम हो रहा है। अच्छा, अब देखो जब आप अपने मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हो तो यहाँ पर क्या पैदा होना चाहिए डायरेक्शन अपोजिट होने के लिए? साउथ पोल। यहाँ पर हुआ है अट्रैक्ट, यहाँ क्या हुआ? यहाँ हुआ था रिपल्स। ठीक है, यहाँ रिपल हुआ, रिपल्जन हुआ था। ठीक है, यहाँ रिपल्जन हुआ था। क्यों रिपल्जन हुआ था? क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होना था। अब यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल, यहाँ होगा अट्रैक्ट। ठीक है, अट्रैक्ट होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। देखो मैग्नेट मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ, मेरा करंट इस तरफ ऊपर की तरफ आ रहा है, ये होगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज सही है। आप इस चीज़ को बहुत डिटेल में इससे प्रीवियस चैप्टर में मैं पढ़ा चुका हूँ कि क्या डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। देखो समझो ये आपका कॉइल है, ये आपने करंट की डायरेक्शन ले ली, यूं घुमाया तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है ना। तो देखो जब भी मैंने ऊपर एंटी क्लॉकवाइज लिखा था, है ना, देखो करंट किस तरफ आ रहा है? करंट आपके पास जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यही डायरेक्शन जो है मैंने आपको समझानी थी। अच्छा, तो यहाँ क्लॉकवाइज आ गया आपके पास। ठीक है, यहाँ पर हो रहा है अट्रैक्ट। ये चीज़ आप बुक से भी पढ़ सकते हो, बुक में भी इस चीज़ को वाज़े करके इन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये समझ में आ गया, लेंस लॉ समझ में आ गया। लेंस लॉ क्या कह रहा है? सिंपल अल्फाजों में कहें तो लेंस लॉ ये कह रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन अपोजिट होगी किसकी डायरेक्शन के? जो चीज़ उसे प्रोड्यूस कर रही है, यानी जो चीज़ इंड्यूस ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रही है, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन अपोजिट होगी इस चीज़ के जो प्रोड्यूस कर रही है। बात क्लियर हो गई है, कॉन्सेप्ट का फील भी आ गया, नज़र भी आ गया, काम क्या हो रहा है। अब देखो करंट इस तरफ आएगा। ठीक है, अब आपके पास इस तरफ होगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। फोर्स अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, ये मैंने लिख दिया, रिपल्जन लिख दिया मैंने। ये माइनस साइन क्यों आ रहा है? अपोजिट डायरेक्शन की वजह से, है ना। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी समझाता हूँ, पहले लेंस लॉ को थोड़ा अल्फाजों में पढ़ लो, फॉर्मूला याद रखना, अभी न्यूमेरिकल करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, देखो वही बात जो मैंने कही है लिखी हुई भी है। लेंस लॉ क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, जो डायरेक्शन है किसकी? इंड्यूस ईएमएफ की, इन अ सर्किट, सर्किट में, ये सर्किट है आपके पास, ठीक है, छोटा सा सर्किट बना हुआ है। सर्किट में इज ऑलवेज, हमेशा, ऐसा नहीं है कभी सेम डायरेक्शन आ जाए, नहीं, हमेशा अपोजिट होगी। इज ऑलवेज सच दैट इट अपोज किसके? उस चीज के जो उसे प्रोड्यूस कर रही है। यानी ये वो वाली बात हो गई कि आपने जिससे मदद ली उसी के खिलाफ काम कर दिया। तो करंट ने या इंड्यूस ईएमएफ ने पैदा होने के लिए मदद ली मैग्नेट की, लेकिन मैग्नेट की डायरेक्शन को ही अपोज कर दिया। सही है, बात समझ आ गई। अच्छा, अब जरा कंजर्वेशन का लॉ समझ लो, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल करते हैं। आपको बात समझ आ चुकी है, अगर नहीं समझ में आई है तो फिर थोड़ा सा इसको रिवाइंड करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये समझो, आपको पता है कि आप एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते। कभी भी आप एनर्जी क्रिएट का वर्ड नहीं पढ़ा होगा, कहीं ये पढ़ा है एनर्जी क्रिएट बाय? सुनने में भी अजीब सा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है दो अलग अलग अल्फाजों को मिला दिया। तो एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते, हम इंसान एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं? फॉर्म चेंज कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ले जा सकते हैं। ज़रा देखो कॉन्सेप्ट का फील लो। मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मैंने सोचा खुद ब खुद आ जाएगी? नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जो है वो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, या मुझे विंड एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, या मुझे थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, या मुझे जो है वो हाइड्रो पावर प्लांट का इस्तेमाल करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ मैग्नेट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? देखो मैंने यहाँ मैग्नेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो मैग्नेट तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, सिर्फ मैग्नेट के साथ एक फिनोमिना हो रहा है जो आपको पता होना चाहिए कि इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। मैग्नेट के साथ क्या फिनोमिना हो रहा है? आप मैग्नेट को इधर उधर मूव कर रहे हो। तो जब आप किसी चीज़ को इस तरह मूव करते हो तो इसका मतलब क्या है कि आप मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखो मेरे पास ना एक पुली लगी हुई है, इस तरह से मैं उस पुली को तेज़ तेज़ घुमाता हूँ तो करंट प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब है क्या किया मैंने मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पर जब आप मैग्नेट को मूव करा रहे हो ना,
तो मैग्नेट को मूव कराने में क्या हो रहा है, आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है, जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है वो इस्तेमाल हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, बात की समझ में आई, कॉन्सेप्ट का फील आया? तो ये याद रखना कि मैग्नेट की मदद से सिर्फ प्रोड्यूस नहीं हो रही एनर्जी, उसको मूव भी कराना है आपने। वरना तो सोचो हम बड़ा सा मैग्नेट खरीद के लाते, रख देते कॉइल के सामने, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ही होती रहती, हमें ना कोई काम करने की ज़रूरत पड़ती ना कोई मेहनत करने की। मगर ऐसा नहीं है, आपको मैग्नेट को मूव कराना पड़ेगा, आपको मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा, जब ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अगर सिर्फ मैग्नेट आपने इसके सामने रख दिया ना लाके, तो आपके पास करंट जो है ना, इंड्यूस करंट, वो ज़ीरो रहेगा और ईएमएफ भी ज़ीरो रहेगा। सही है? अगर चाह रहे हो इंड्यूस करंट आए और इंड्यूस ईएमएफ आए, तो इस ज़रा मैग्नेट को मूव कराओ। सही है? तो यहीं पर ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है। ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा था कि बस मैग्नेट रखने से एनर्जी पैदा हो जाएगी, ऐसा नहीं। चलो, हो गई बात क्लियर। अब न्यूमेरिकल करते हैं। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपको मैं यहाँ न्यूमेरिकल करा दूँ। न्यूमेरिकल बहुत आसान है, बस आपने जो है वो समझना है और कैलकुलेटर को अपने करीब रखना है, न्यूमेरिकल खुद ही हो जाएगा। ठीक है, 2 न्यूमेरिकल है, दोनों में आपको करा दूंगा। न्यूमेरिकल चल रहा होगा, उसको पढ़ना शुरू कर दो ताकि फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और मैं अच्छी तरह समझा दूंगा तो आपको टेंशन नहीं होगी ज़्यादा। एक को बने रहने देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, याद रखना कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। अच्छा, और ये सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन इंशाल्लाह आखिर में चला दूंगा वीडियो के। देखो, कहा जा रहा है आपके पास कॉइल है, इस तरह से कॉइल है, उसमें टर्न्स कितने, गिवन डेटा लिखो पहले तो, गिवन डेटा, और फिर 2 फाइंड करेंगे हम कुछ। ठीक है, 2 फाइंड करेंगे। देखो, कॉइल में टर्न्स कितने हैं, टर्न्स यानी नंबर ऑफ टर्न्स, एन की बात हो रही है, 100 टर्न्स हैं। ठीक है, अच्छा, एरिया कितना है आपके पास कॉइल का, 0.02 स्क्वायर मीटर लिख दिया तो मीटर स्क्वायर ऐसे करके लिख लिया। सही, शॉर्ट फॉर्म में। इस प्लेस इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। देखो समझो, ये एक कॉइल है, इसके अंदर टर्न्स जो है वो 100 है, अभी तो कम बने हुए लेकिन 100 समझ लो। उसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में लग दिया और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। अब कैसे चेंज हो रही है, फॉर चेंज देखो ऐसे हो रही है, आपके पास पहले थी बी, देखो मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात नहीं हो रही है। यूनिट भी वाज़ेह है, टेस्ला लिखा हुआ है, तो 0.2 टेस्ला। ठीक है, और 0.5 टेस्ला, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, इसका मतलब है कि इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रहा होगा। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं टाइम 1 सेकेंड में चेंज आ रहा है, जो भी हो रहा है 1 सेकेंड है। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये इसका सिंबल ऐसे बनाना। ठीक है, ये इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला सिंबल है। अच्छा, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट एंड हाउ दिस रिलेट्स टू लेंस लॉ, आपने डायरेक्शन भी बतानी है और लेंस लॉ का भी देखना है। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो, उसी के बाद बात क्लियर होगी। फॉर्मूला क्या है, ई यानी ईटा यानी हमारे पास इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इंड्यूस ईएमएफ, माइनस एन डेल्टा, ये आपके पास फ्लक्स आ गया और ये डेल्टा टी आ गया। मैंने तो कहीं पर ये चीज़ आपको निकाल के दी ही नहीं, फ्लक्स कहाँ निकाल के दिया मैंने आपको, मैंने तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करी, फ्लक्स तो है ही नहीं आपके पास। तो क्या न्यूमेरिकल गलत है? बिल्कुल भी गलत नहीं है। आपके पास जो है वो एरिया मौजूद है और मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, आप फ्लक्स निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर चेंज इन फ्लक्स की बात हो रही है। चेंज इन फ्लक्स मीन कि आपके पास Q2 होगा और फिर Q1 होगा। सो फॉर Q2 के लिए काम करते हैं, Q2, तो Q2 के लिए क्या फॉर्मूला होगा आपके पास, बी ए। सही है, बी ए कॉस थीटा, एंगल यहाँ पर 0 मान के चलो। सही, तो बी कितना दिया हुआ है, पहले Q2 निकाल लो, इसको रख लो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.0 एरिया 0.02। ठीक है, समझ में आया ना मैंने क्या किया। ए मेरे पास देखो यहाँ दिखा हुआ 0.02 और 0.2। अच्छा, अब माइनस कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू बड़ी आए ना उसको आप सिग्मा 2 कहें, सिग्मा मतलब फ्लक्स 2 कहना। सही है, अभी मैंने इसको फ्लक्स 2 लिख तो दिया है, लेकिन पहले मैं वैल्यू चेक करूंगा, उसके बाद आगे फाइनल करूंगा। तो ये 0.04 आ रहा है, तो ये आपके पास आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास सिग्मा 2 नहीं कहलाएगा, ये सिग्मा 1 कहलाएगा।
ठीक है, ये 1 कहलाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू छोटी आ रही है, अगले वाली की वैल्यू बड़ी आएगी। तो 0.04 हो गया। अब ये 2 निकालो, तो देखो इसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा, बी ए कॉस थीटा। देखो b क्या है, व्हाट अबाउट b, a तो सेम रहेगा। अब आपके पास 0.05 है, 0.5 है और 0.002 है ना, नहीं एक टाइम 0 है। अब इसको निकाल लो ज़रा, तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.02 0.01 0.01। अब सबको ये पता है कि ये वाली वैल्यू छोटी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, सही है। अब इन सबको इधर पुट कर सकते हो आप, है ना। तो फॉर जो हमारी रिक्वायर्ड चीज़ थी वो, ये भी कह सकते हो कि पुट फ्लक्स 2 फ्लक्स 1 इन इक्वेशन 1। वर्डिंग भी लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन आप सिंपल है, वर्डिंग की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। चलो देखो ये आ गया आपके पास, लेंस लॉ की वजह से माइनस आ गया। व्हाट अबाउट टन, टन 100 दिए मैं आपको। अच्छा अब देखो ये डेल्टा सिग्मा, ये डेल्टा फ्लक्स है, तो डेल्टा फ्लक्स किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इसको ऐसे कैलकुलेट कर लो, 0.01 माइनस 0.004 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना दिया हुआ है, 0.1 सेकेंड। अब इन सबको एक साथ कैलकुलेट कर लो। चलो मैं कैलकुलेटर में एक साथ कर रहा हूँ कैलकुलेट, आप भी कर लो, मसला नहीं है, आ जाएगा आंसर सही। एक साथ इसलिए कर रहा हूँ ताकि टाइम सेव हो। 100 मल्टीप्लाई 0.1 0.01 माइनस 0.004 डिवाइडेड बाय 0.1। द आंसर इज 6 वोल्ट। वोल्टेज है तो वोल्ट ही आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ है माइनस 6 वोल्ट। अब देखो ये माइनस आने की वजह क्या है, लेंस लॉ। लेंस लॉ ने क्या कहा था कि जो ईएमएफ पैदा होगा वो अपोज करेगा जिस चीज़ की वजह से पैदा हो रहा है उसकी डायरेक्शन को, सही। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड मैंने सारी बता दी है तो बात क्लियर है। ये हमारा पहला न्यूमेरिकल हो गया। अब हम अपना दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा न्यूमेरिकल भी सम सेम काइंड है, तो मैं फिर भी लिख देता हूँ पूरा न्यूमेरिकल ताकि आपको समझ में आए बात। याद रखना अगर आपने यहाँ पे गड़बड़ करी ना तो ये माइनस प्लस हो जाना है, तो वो लेंस लॉ जो है वो ख़राब हो जाएगा, यहाँ पर वो लगेगा ही नहीं। तो इस चीज़ को गलती में काउंट ना करिएगा, मतलब इस चीज़ की गलती ना करिएगा। चलो वैसे तो सेम काइंड का ही न्यूमेरिकल है, उसमें भी फ्लक्स ही पता, उसमें भी यही पता करना है। इस तरह के न्यूमेरिकल ना पूछ लिए जाते हैं पेपर में, क्योंकि ये आसान भी होते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी भी होते हैं। अब जो कॉइल है उसमें 200 टन्स हो गए, पहले 100 टन्स थे, अब 200 टन्स हो गए, तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 200। एरिया अब बढ़ गया है, मतलब कम हो गया बल्कि 0.0। एरिया आपके पास जो है पहले क्या था, 0.02 था, नहीं चलो जो भी था हमारा तो अभी 0.03 आ रहा है ना, हमें कंपेयर थोड़ी ना करना है। वर्डिंग लिख लेना पिछले वाले न्यूमेरिकल में कि माइनस जो आ रहा था वो आ रहा था लेंस लॉ की वजह से, क्योंकि ये भी पता लगाने के लिए कहा था। ये आपका एरिया आ गया, और दिया हुआ मीटर स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर में ही रखते हैं। इस प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आपने उसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के सामने रखा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी फील्ड चेंज नहीं हो रही है। तो ये आ गया आपके पास B 0.4। अब देखो फॉर्मूले में क्या था, डेल्टा फ्लक्स है ना, देखो डेल्टा फ्लक्स है, तो अगर ये 0.4 है तो फिर एक आपके पास होगा 0, क्योंकि डिफरेंस तो लेना है ना मैं, इसलिए। अच्छा अब टाइम भी गिवन है, द कॉइल इज क्विकली पुल्ड आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा तो टाइम जो आ गया आपके पास 0.2 सेकेंड का आ गया। कैलकुलेट द इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो यही चीज़ दोबारा पता करनी है आपने, और वही डायरेक्शन आपने बतानी है, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट की क्या डायरेक्शन है ये बतानी है, जस्ट लाइन लिखनी है। अच्छा सोल्यूशन की हेडिंग डाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, ईटा इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा सिग्मा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। वैसे तो डायरेक्ट रख के भी करोगे तो आंसर ठीक आ जाएगा। अच्छा अब आपने सबसे पहले कैलकुलेट करना है इस चीज़ को, तो ये आपके पास ऐसे आ गया, फ्लक्स 2 माइनस फ्लक्स 1।
और पहले जो है आप क्या कर लो, पहले आप ये निकाल लो। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, बी, अच्छा B2 B1 भी कर लेना, B2 A cos थीटा, थीटा इक्वल टू 0। तो ये आपके पास B क्या दिया हुआ है, 0.04। अब तो आई थिंक आप खुद भी कर चुके होगे इसे, एक ही जैसे हैं दोनों। उसके बाद फिर 0.03 और cos 0.1 होता है। अच्छा, ये थीटा बना दिया मैंने थोड़ा सा सिग्मा की जगह, ये सही है। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 0.4 मल्टीप्लाई 0.03, द आंसर इज 0.012 यूनिट लिख लेना, इसका वेबर होता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है वो दूसरा निकालना है, फॉर 1 निकालना है। तो 1 के लिए तो बात सिंपल है कि B तो 0 है, A तो 0.03 है, cos 0 है, लेकिन आंसर तो आपके पास 0 ही आना है, सही। अब इसको यहाँ पुट कर लो, फॉर ये निकाल लो। तो माइनस आ गया, n कितना है, 200 टन दिए हुए थे ना, और ये डेल्टा सिग्मा जो कि आपके पास आया है 0.012 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0.2। अब बस आंसर निकाल लो, आंसर आ जाएगा, सही। चलो जिस तरह पहले कैलकुलेट किया तो उसी तरह कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास आ गया 200 और फिर आ गया मेरे पास 0.012 डिवाइडेड बाय 0.2, द आंसर इज 12। अब जो आपका फ्लक्स, अब जो आपकी फील्ड मतलब इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है वो 12 वोल्ट का आ रहा है, ठीक है। और बिल्कुल सही है, 12 वोल्ट नहीं बल्कि 12 वोल्ट नहीं आएगा यहाँ पर। इन्होंने, एक मिनट ज़रा मैं इसे रीचेक कर लूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, मैंने इसे क्रॉस चेक कर लिया है, हमारा आंसर ही ठीक आ रहा है, माइनस के साथ 12 वोल्ट ही है। आप भी चेक कर लेना, क्योंकि मैंने जो कैलकुलेशन किया मैंने उसे वेरीफाई कर लिया है। और चेक करके मुझे बता देना अगर कमेंट सेक्शन में मुझसे गलती हो रही है। वैसे मैंने क्रॉस चेक कर लिया है, हमारा आंसर ठीक है। वो बुक में बोल रहे हैं 1.2 नहीं बन रहा है, ये 12 वोल्ट ही बनकर आ रहा है, सही है। तो इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर कुछ ना आया हो तो पूछ लेना। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो है ना वो आ जाती हैं, लेकिन मैं वेरीफाई कर देता हूँ आप लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।